हेलो एंड वेलकम बैक। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किए थे 20 ऑब्जेक्टिव्स। आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव नंबर 21 जो कि जेके एसएसबी का जो प्रीवियस ईयर पेपर था यानी 2021 में जो आया था पेपर, उसी को हम इस वीडियो सीरीज में जो है डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पर हम जो है ऑब्जेक्टिव 21 इस बार जो है डिस्कस करने वाले हैं। इसमें जो ऑब्जेक्टिव 21 अगर हम देखें, ये पूछा गया है दैट डैश इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ पासिंग ब्लड इन फीसिस। ठीक है, तो इसमें जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं दैट इज़ नोशिया, एनोरेक्सिया, मेलिना एंड डिस्फेजिया। ठीक है, चार ऑप्शंस दिए गए हैं और चारों में से जो करेक्ट ऑप्शन है या करेक्ट आंसर जो है दैट इज़ मेलिना। ठीक है, इससे हम ये टर्म जो है हम यूज़ करते हैं, ये टर्म हम तब यूज़ करते हैं जब जो पासिंग ब्लड इन फीसिस, उस टर्म को हम कहते हैं मेलिना। ठीक है, अब अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन में जाएं, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करें, तो यहाँ पे हम कहते हैं मेलिना जो है ये एक टर्म है जो डिस्क्राइब करती है सिम्टम्स ऑफ पासिंग ब्लैक टेरी स्टूल्स विच इज इंडिकेटिव ऑफ अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। ठीक है, अगर ये ब्लीडिंग अपर ब्लीडिंग है, ठीक है, तो उसे मेलिना कहते हैं। और अगर ये रेक्टम वगैरह से ब्लीड हो रहा है तो उससे ब्लीडिंग पी आर कहते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग पी आर यानी ब्लीडिंग पर रेक्टम कहते हैं। ये भी आप इसमें याद रखिए। सो यहाँ पर अगर हम देखें ऑप्शन ए जो है दैट इज़ नौशिया दिया गया है। तो नौशिया क्या है? नौशिया को हम कहते हैं इज़ अ फीलिंग ऑफ सिकनेस और अ डिज़ायर टू वोमिट, यानी वोमिटिंग से रिलेटेड है। ओके, अगर हम ऑप्शन बी देखें दैट इज़ एनोरेक्सिया। ठीक है, एनोरेक्सिया क्या होता है? इज एन ईटिंग डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय एबनॉर्मल लो बॉडी वेट एंड इंटेंस फियर ऑफ गेनिंग वेट। ठीक है, एनोरेक्सिया जो है ये ईटिंग डिसऑर्डर है एक, उससे रिलेटेड है। एंड अगर हम देखें डिस्फेजिया, सो डिस्फेजिया जो है, डिस्फेजिया इज डिफिकल्टी इन स्वेलोइंग और डिस्कम्फर्ट इन स्वेलोइंग। ठीक है, इट्स रिलेटेड टू स्वेलोइंग। सो अगर हम देखें इस तरीके से आपको पूरी ऑब्जेक्टिव को जो है समझना है पहले कि इसमें कौन सी टर्मिनोलॉजी, क्या कौन सी टर्म मुझसे पूछी जा रही है, किस चीज़ को डिस्क्राइब किया जा रहा है, क्या सिम्टम है और उस टर्म को कौन से हम रिलेट करेंगे, कैसे रिलेट करेंगे, वो सब आपको इसमें बताना है। ठीक है, सो जब आपको चारों ऑप्शंस पता होंगे अच्छे से, तब आप एक क्वेश्चन के एक सही आंसर को दे पाओगे। ठीक है, तो ये आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। सो यहाँ पर भी अब हमने नौशा भी जान लिया, एनोरेक्सिया भी जान लिया, और मेलिना जो है, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है वो है, और डिस्पेजिया भी हमने जान लिया। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यू पर, जो है 22। हमारा जो एमसीक्यू या क्वेश्चन नंबर 22 है, इसमें पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, कौन सा इसमें से ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है? ऑप्शन ए लिनन, ऑप्शन बी नीडल्स, ऑप्शन सी फीटस विद बिलो वैलिडिटी पीरियड एंड ऑप्शन डी इज ड्रग वायल्स। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन है दिस इज रिलेटेड टू द बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखें, हम हमसे ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट के बारे में पूछा गया है। ठीक है, सो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इनमें से जो है ऑप्शन सी है, दैट इज फीटस बिलो वैलिडिटी पीरियड। अब आप कहोगे कि फीटस बिलो वैलिडिटी पीरियड होता क्या है? ठीक है, सो अगर हम इसमें थोड़ा जानने की कोशिश करें तो इसमें हम कहते हैं जो फीटस होता है बिलो वैलिडिटी पीरियड, उसका मतलब होता है इट रेफर्स टू द फीटस दैट हैज़ नॉट रीच्ड फीटल वाइबिलिटी। ठीक है, फीटल वाइबिलिटी तक वो ना पहुंचा हो, यानी इट इज़ एट द डेवलपमेंटल स्टेज वायर इट इज़ अनेबल टू सर्वाइव आउटसाइड द यूट्रस इवन विद एडवांस मेडिकल केयर। और उस केस में क्या है, हम उसको उस फीटस को जो है रिमूव करते हैं यूट्रस से, और उसको हम जो डिस्कार्ड करते हैं, या कह सकते हैं दैट इज़ अ ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर रहेगा यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही टफ क्वेश्चन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे, लिनन जो है इसे हम येलो बिन में डालते हैं, नीडल जो है ये शार्प वेस्ट माना जाता है, और इसे हम पंक्चर प्रूफ लीक रेजिस्टेंट कंटेनर्स में डालते हैं। ठीक है, और ऑप्शन डी अगर आप देखोगे ड्रग वाइल्स। ठीक है, ड्रग वाइल्स जो है इन्हें हम स्पेशली अगर ये कंटामिनेटेड है या ब्रोकन है, तो इन दीज गो इनटू द डेजिग्नेटेड पंक्चर प्रूफ कंटेनर्स। और अगर एक वैसे ही है तो इनको हम कलर्ड ब्लू और रेड बाई मेडिकल वेस्ट में डालते हैं। ठीक है, सो ड्रग वाइल्स में दो चीज़ें याद रखनी है, अगर कंटामिनेटेड है या ब्रोकन है तो ये एक पंक्चर प्रूफ कंटेनर में जाएंगे, और अगर यूजुअली जो ड्रग कंटेनिंग वायल्स होते हैं उनको हम ब्लू या रेड बाई मेडिकल वेस्ट में बिन में डालते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमें इसमें पूछा गया है द इंग्लिश मीनिंग ऑफ लैटिन वर्ड लिक्वर इज। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सोल्यूशन। ठीक है, इट इज रिलेटेड टू द लिक्विड। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हमें जो करेक्ट आंसर है दैट इज सोल्यूशन। पेंट सस्पेंशन मिक्सचर जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन या इनकरेक्ट आंसर्स है इसके। चलिए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव की तरफ, दैट इज
MCQ नंबर 24, ठीक है। MCQ नंबर 24 में पूछा गया है एन एल्डरली डेवलप्स हाइपोक्सिया, ठीक है। एन एल्डरली मेल और फीमेल डेवलप्स हाइपोक्सिया, हिज हीमोग्लोबिन लेवल इज 5.2 ग्राम्स पर डेसीलीटर, विच टाइप ऑफ हाइपोक्सिया ही डेवलप्स, ठीक है। सो यहाँ पर क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक एल्डरली है, ठीक है, उसको हाइपोक्सिया हुआ है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है? हाइपोक्सिया इज लो लेवल्स ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड टिश्यूज, ठीक है। अब उसका जो हीमोग्लोबिन है, यानी सीबीसी में अगर हम देखें, उसका जो हीमोग्लोबिन लेवल है, जो ऑक्सीजन को कैरी करने में मदद करता है, वो उसका 5.2 है, ठीक है, जो बहुत ही कम है। और किस प्रकार का या किस टाइप का जो हाइपोक्सिया इसको डेवलप हुआ है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज एनीमिक हाइपोक्सिया, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये जो हाइपोक्सिमिक हाइपोक्सिया है, ये गलत आंसर है। हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया भी गलत है, और सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया भी गलत है। लेकिन यहाँ पे इन ऑप्शंस को जानने की थोड़ी सी कोशिश करते हैं हम। चलिए, एनीमिक हाइपोक्सिया तो आपको समझ आ ही गया होगा। एनीमिक मीन्स जहाँ पर हमारा जो बॉडी का हीमोग्लोबिन लेवल है वो नॉर्मल से कम होगा, तो उसको एनीमिक हाइपोक्सिया कहेंगे। और यहाँ पे आप थोड़ा सा मैं इसको आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सो हाइपोक्सिमिक या हिस्टोटॉक्सिक एंड सर्कुलेटरी हाइपोक्सिया जो है, दीज आर द टाइप्स ऑफ लो ऑक्सीजन, लो ऑक्सीजन मीन्स हाइपोक्सिया, दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया वाई द प्रॉब्लम लाइज इन द लंग्स, ठीक है। जहां पर जो प्रॉब्लम है वो लंग्स में होती है, तो उसको, अगर लंग्स में प्रॉब्लम है तो उसको हाइपोक्सिमिक कहेंगे। सेल्यूलर, अगर सेल्स में प्रॉब्लम है तो उसको हिस्टोटॉक्सिक कहेंगे। और अगर ब्लड से रिलेटेड है तो उसको सर्कुलेटरी या एस्कीमिक, ठीक है, कहते हैं। सो हाइपोक्सिमिक हाइपोक्सिया मीन्स लो ब्लड ऑक्सीजन, फॉर एग्जाम्पल pneumonia or asthma. Circulatory hypoxia means poor blood flow to the tissues, for example shock or heart failure. And histotoxic hypoxia means cells can't use oxygen despite normal delivery, for example in cyanide poisoning. में नेक्स्ट ऑब्जेक्ट जो आता है या एमसीक्यू आता है, उसमें जो पूछा गया है दैट इज बून फाइल इज ऑल्सो कॉल्ड, ठीक है। बून फाइल को क्या कहा जाता है? सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेस, ठीक है। मैलेट जो है ये इनकरेक्ट है, प्लायर या क्लैंप ये भी इनकरेक्ट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज रेसप, ठीक है। अगर आप बून फाइल की जो डायग्राम है या इसका जो ये होता है वो आप इसमें देख सकते हैं किस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें दो टाइप्स होते हैं, फिर एक होता है स्ट्रेट और एक होता है कर्व्ड, ठीक है। थोड़ा सा इसकी डेफिनेशन जानने की कोशिश करते हैं और यूज जानने की कोशिश करते हैं। बून फाइल होता है, ठीक है, इसे हम यूज़ करते हैं ऑर्थोपेडिक एंड डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। ऑर्थोपेडिक या डेंटल सर्जिकल प्रोसीजर्स में इसे यूज़ किया जाता है टू स्मूथ शेप एंड रिमूव स्मॉल स्पिक्यूल्स और रफ एजेस ऑफ बून, ठीक है। ये इसका यूज़ है। तो चलिए हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट की तरफ हम बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट एमसीक्यू ऑब्जेक्ट जो है इसमें, उसमें पूछा गया है द मेलेबल रिट्रैक्टर इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग डैश स्टेनलेस स्टील। कौन सा नंबर या कौन सी सीरीज का जो स्टील है इसमें यूज किया जाता है? किसमें? मैलेबल रिट्रैक्टर। मैलेबल रिट्रैक्टर का जो है आप यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से होता है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 300 सीरीज, ठीक है। जो 300 सीरीज का स्टेनलेस स्टील जो है हम इसमें यूज करते हैं। पहले हम देखते हैं मैलेबल रिट्रैक्टर जो है, इसे बनाया जाता है 300 सीरीज ऑफ स्टेनलेस स्टील से, ठीक है। बिकॉज दिस क्लास ऑफ अलॉयज प्रोवाइड्स द आइडियल कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर्टीज रिक्वायर्ड फॉर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। सुपीरियर कोरोजन रेजिस्टेंस, यानी इसमें कोरोजन या वगैरह जो है उसमें होने के चांसेस बहुत कम होते हैं, और बायोकम्पैटिबिलिटी भी अच्छी खासी है। एंड द इनहेरेंट डक्टाइलिटी, malleability that allows them to be shaped during surgery, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमें इसमें जो पूछा गया है दैट इज पैचेस ऑफ hypopigmented skin, patches of hypopigmented skin caused by destruction of melanocytes is called। यहाँ पर आप इसकी डायग्राम के थ्रू जो है इसको इलस्ट्रेट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे इसको एग्जांपल के तौर पे दिया है। सो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शंस बनते हैं दैट इज एरिथमा, पेलार, साइनोसिस। तीनों ऑप्शन जो है वो इररिलेवेंट है और रॉन्ग आंसर्स हैं। सो इसका जो आंसर है दैट इज ऑप्शन डी, दैट इज विटिलिगो। विटिलिगो जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, जिसमें पैचेस ऑफ हाइपोपिगमेंटेड स्किन बनते हैं, ठीक है, ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ मेलानोसाइट्स। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पे आप इसको डायग्राम के थ्रू या देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो इसको पिन किया है। सो विटिलिगो is a chronic autoimmune skin condition where the body's immune system attacks and destroys melanin producing cells, melanocytes, ठीक है, यानी मेलानोसाइट्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है, causing milky white patches or white spots to appear on the skin, hair and mucous membranes. MCQ number 28 is dash is used for cystectomy in sinus tract. Okay, पहले हम इसके ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन ए इज टिश्यू फोर्सेप्स,
ऑप्शन बी इज एनोस्कोप, रेक्टल रिट्रैक्टर, रोसर क्रिप्ट हुक। ओके, इसका जो आंसर है दैट इज रोसर क्रिप्ट हुक। रोसर क्रिप्ट हुक जो है वो कुछ इस प्रकार से होता है, आप यहाँ पे इसकी डायग्राम जो है वो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे दिया है। ठीक है, जो सिस्टेक्टॉमी इन साइनस ट्रैक्ट है उसे अगर हम थोड़ा समझने की कोशिश करें यहाँ पे कि क्या होता है। ठीक है, सिस्टेक्टॉमी इन साइनस ट्रैक्ट जो है इसे ओपनली हम कहते हैं पाइलोनीडल साइनस। पाइलोनीडल साइनस ये एक सर्जिकल रिमूवल ऑफ एंटायर इन्फेक्टेड टनल एंड सिस्ट होता है। ठीक है, एक प्रोसीजर होता है जिसमें हम सिस्ट या इन्फेक्टेड टनल को जो है रिमूव करते हैं, उसी को हम कहते हैं सिस्टेक्टॉमी इन साइनस ट्रैक्ट। आप यहाँ इस इमेज या डायग्राम के जरिए जो है इसको साइन समझ सकते हैं। दिस इज पाइलोनिडल। ठीक है, पाइलोनिडल साइनस। ठीक है, यहाँ पे आप जो डिम्पल जैसा देख सकते हैं इसको पाइलोनिडल डिम्पल कहते हैं, जो यहाँ सैक्रल रीजन में पीछे जो निकलता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइलोनिडल सिस्ट। ये हमारी बून है, ये फैट है और ये स्किन है। ठीक है, अब ये पाइलोनिडल सिस्ट को रिमूव करने के लिए यानी सिस्टेक्टॉमी इन साइनस ट्रैक्ट, ठीक है, जिसे पाइलोनिडल सिस्ट भी कहते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं रोसर क्रिप्ट हुक। ठीक है, जो आप यहाँ डायग्राम के थ्रू देख सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज विनिका कंटेनर्स। ठीक है, विनिका में विन ब्लास्टिन होता है, विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, एंड अगरोस इज इनकरेक्ट एंड अदर ऑप्शंस आर आल्सो इनकरेक्ट फॉर दिस। ठीक है, अब विनिका जो है इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कैथारंथस रोजियस। ठीक है, विच इज अ रिच सोर्स इन इंडोल अल्कोलाइड्स, जो एंटी कैंसर ड्रग्स में जो है कि पाया जाता है। और इस कॉमन इट्स जो इसका जो मेडिसिनल वैल्यू है इट इज़ फॉर कीमोथेरेपी, ये प्राइमरीली यूज्ड इन कीमोथेरेपी, हिस्टोरिकली फॉर डायबिटीज, इन्फ्लेमेशन एंड ब्लीडिंग। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी एग्जांपल्स आते हैं जैसे विन ब्लास्टिन है, विन क्रिस्टिन है। ठीक है, उसके बाद जो हमें इसमें ऑब्जेक्टिव आया है दैट इज द ड्रग ऑफ चॉइस इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर इज। ठीक है, टाइफाइड फीवर में कौन सा ड्रग जो है, ड्रग ऑफ चॉइस कौन सा है इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी, दैट इज क्लोरमफेनिकोल। इट इज व्हाई इट वाज द ड्रग ऑफ चॉइस। ठीक है, फर्स्टली पोटेंट बैक्टीरियासाइडल एक्शन था इसमें। ठीक है, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, गुड टिश्यू पेनिट्रेशन, कॉस्ट इफेक्टिव था। ठीक है, इसलिए जो है क्लोरमफेनिकोल ड्रग ऑफ चॉइस माना जाता है टाइफाइड फीवर में। ठीक है, अभी उस तरह से जो है यूज़ नहीं होता इन टाइफाइड फीवर में, बट स्टिल यहाँ पे हमारे पास यही ऑप्शन जो है इसमें करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट आंसर जो इसमें है या नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमें इसमें पूछा गया है दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर 31। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइन ऑफ कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। गौर से यहाँ पे याद रखना है, अच्छे से याद रखना है कि साइन ऑफ कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में हमसे यहाँ पर पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज ब्रीथ बायलेटरली, एबल टू रेस्पॉन्स, अनएबल टू कफ, बीइंग कॉन्शियस। सो ऑप्शन सी दैट इज अनएबल टू कफ जो है यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन अगर हम देखें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं, अ पर्सन विद कंप्लीट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन and is unable to cough, speak, breathe because no air can pass through the vocal cords into the lungs, इसलिए उसको हम कहेंगे कि यही इसका करेक्ट है। अगर हम देखें ऑप्शन ए, बी और डी जो इसके बाकी ऑप्शंस है उसमें तीन चीज़ें हैं, ब्रीथ्स बायलेटरली, एबल टू रेस्पॉन्स, बीइंग कॉन्शियस, तीनों जो है ये इररिलेवेंट है जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ब्रीथ बायलेटरल का मतलब है इफ ए पर्सन इज ब्रीदिंग द ऑब्स्ट्रक्शन इज लाइकली ओनली पार्शियल, पूरी तरीके से जो है कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं कह सकते। एबल टू रेस्पॉन्स व्हाइल दे मे बी कॉन्शियस इनिशियली, बीइंग एबल टू रेस्पॉन्स वर्बली वुड इंडिकेट एयर मूवमेंट। ठीक है, बीइंग कॉन्शियस, a person can be conscious with a complete airway obstruction, a person can be conscious with a complete airway obstruction but the definite sign is inability to move air. Okay, सो ये हमारा यहाँ पे जो है इसका आंसर रहेगा। उसके बाद हमें हमें इसमें जो ऑब्जेक्टिव नंबर या क्वेश्चन नंबर 23 आया है इसमें पूछा गया है इलनेस वेलनेस मॉडल 1972 में जो आया था, इलनेस वेलनेस मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था। तो इसका आंसर जो है दैट इज ट्रैविस, ऑप्शन डी। ठीक है, बाकी ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। सो ट्रैविस वाज द पर्सन हु प्रपोज्ड इलनेस वेलनेस मॉडल इन 1972। थोड़ा सा इसमें इसको जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो इलनेस वेलनेस क्वांटिनम मॉडल है इसको प्रपोज किया था डॉक्टर जॉन डब्ल्यू ट्रैविस ने इन 1972 में। ठीक है, ये एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है हेल्थ एज अ डायनेमिक क्वांटिनम फ्रॉम प्रीमैच्योर डेथ टू हाई लेवल वेलनेस, with the center being the neutral point where there is no discernible
इलनेस और वेलनेस, ठीक है। इसमें एम्फेसाइज किया जाता है दैट वेलनेस इज ए कॉन्शियस सेल्फ डायरेक्टेड एंड इवॉल्विंग प्रोसेस ऑफ अचीविंग फुल पोटेंशियल, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो पूछा गया है नेक्स्ट एमसीक्यू, दैट इज एमसीक्यू नंबर 33, दैट इज लोजेंजेस। लोजेंजेस टैबलेट्स और इंट्रोड्यूस्ड फॉर, किस लिए इनको इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। लोजेंजेस के बारे में आपको पता ही होगा। सो जब भी आप लोजेंजेस का नाम सुनोगे तो याद रखना ये ऑरल डोजेज फॉर्म में आती है, ठीक है। सो इसका पहला ऑप्शन है डिसोल्यूशन इन द स्टोमक, स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ, डिसइंटीग्रेशन इन द स्टोमक, डिसोल्यूशन इन द इंटेस्टाइन्स, ठीक है। इंटेस्टाइन, स्टोमक, स्टोमक। सो तीनों ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट है, और इसका सही आंसर जो है दैट इज स्लो डिसोल्यूशन इन द माउथ, ठीक है। लोजेंजेस का क्या होता है, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा इसमें बताता हूँ। जो हमारी जो लोजेंजेस होते हैं, ठीक है, ये टिपिकली जो है एक सॉलिड ऑरल डोजेज फॉर्म होता है, स्पेसिफिकली डिजाइन टू डिजोल्व स्लोली इन माउथ, ठीक है। दिस डिसोल्यूशन अलाउज द मेडिकेशन टू रिलीज्ड टू बी रिलीज्ड ग्रेजुअली, आराम से जो धीरे धीरे से जो है ये रिलीज हो जाता है हमारी माउथ के अंदर, एंड एक्सिट्स अ लोकल इफेक्ट इन द माउथ एंड थ्रोट, और टू बी absorbed through the oral mucosa for systemic effect. They are not intended for dissolution or disintegration in stomach or intestine, ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू यानी क्वेश्चन नंबर 34 जो है हमें इसमें पूछा गया है दैट इज आयोडोफोर, ठीक है, इज एन आयोडोफोर इज डैश इन कंपोजिशन। आयोडोफोर में कौन सी कंपोजिशन होती है, बहुत ही सिंपल है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज पोविडोन आयोडीन, ठीक है, जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा या करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। हाइड्रोजन आयोडीन, पोटेशियम आयोडीन, फॉर्मेलिन आयोडीन जो है बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है। पोविडोन आयोडीन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे इसको जानने की कोशिश करें या एक्सप्रेशन में आपको इसमें बताऊं तो याद रखिए जो आयोडोफोर होता है, ठीक है, ये एक प्रिपरेशन होता है कंटेनिंग आयोडीन कॉम्प्लेक्सेड विद सॉल्युबलाइजिंग एजेंट, ठीक है, और कैरियर पोविडोन आयोडीन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड एग्जांपल ऑफ एन आयोडोफोर, ठीक है, वाइल पोविडोन एक्ट्स एज द कैरियर, जहां पर पोविडोन जो है वो एक्ट करता है एज ए कैरियर। दिस कॉम्प्लेक्स अलाउज फॉर सस्टेन्ड रिलीज ऑफ आयोडीन विच इज यूज्ड एज एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट, ठीक है, जिससे आप बेटाडीन वगैरह जो है कॉमनली कहते हैं, ठीक है, उसमें ही पोविडोन आयोडीन पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट एमसीक्यू जो है हमें इसमें जो पूछा गया है दैट इज डाइक्रोमेट क्लीनिंग सॉल्यूशन इज अ मिक्सचर ऑफ डैश सॉल्यूशन, ठीक है, डैश सॉल्यूशन, ठीक है। इसका आंसर जो है दैट इज ऑप्शन ए पोटेशियम डाइक्रोमेट, वाटर, सल्फ्यूरिक एसिड, इन तीन चीज का मिक्स होता है डाइक्रोमेट क्लीनिंग सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जो डाइक्रोमेट होता है क्लीनिंग सॉल्यूशन, ठीक है, जो डाइक्रोमेट क्लीनिंग सॉल्यूशन जो होता है इसे हम दूसरे नाम से क्रोमिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। ये एक पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है जिसे हम यूज करते हैं क्लीन लेबोरेटरी ग्लासवेयर्स, ठीक है। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग पोटेशियम डाइक्रोमेट विद वाटर एंड कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। The mixture is highly effective at removing organic residues due to its strong oxidizing properties, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी की वजह से जिसे इसे हम क्लींसिंग एजेंट एज ए क्लींसिंग एजेंट जो है यूज करते हैं। ओके, होप यू गॉट दिस। इसके बाद जो हमारा एमसीक्यू है दैट इज द यूनिक फीचर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज टू टेस्ट द, क्या चीज है वो, मैनेजमेंट ऑफ डिजीज, नॉलेज ऑफ प्रिवेलेंस, पॉपुलेशन एट रिस्क, एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। ये इसका करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस, ठीक है। यूनिक फीचर ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज टू टेस्ट द एटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। पॉपुलेशन, ये क्वेश्चन जो है ये आपकी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज A ledger is the book, ठीक है, A ledger is the book of dash। जो लेजर है वो बुक ऑफ डैश है, क्या है, एन इनवॉइस, प्राइमरी एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, सेकेंडरी एंट्री। यहाँ पे जो ऑप्शंस है पहले तीन ऑप्शंस है ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, प्राइमरी एंट्री तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है दैट इज सेकेंडरी एंट्री। वाई, ठीक है, जो प्राइमरी एंट्री होती है ये रेफर करता है टू द इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस इन ए जर्नल और डे बुक, ठीक है, लेकिन सेकेंडरी एंट्री में refers to the subsequent process of posting summarized information from the journal to the relevant individual accounts within the ledger, ठीक है। लेजर जो है ये एक सेकेंडरी बुक है हमारी, ठीक है, सेकेंडरी एंट्री बुक है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव नंबर 38, जननी सुरक्षा इज अ स्कीम अंडर डैश प्रोग्राम। जननी सुरक्षा एक स्कीम है अंडर डैश प्रोग्राम, ठीक है। नेशनल फैमिली बेनिफिट, नेशनल चाइल्ड बेनिफिट, नेशनल न्यूनेटल बेनिफिट। तीन ऑप्शंस इनकरेक्ट है, जो करेक्ट है दैट इज नेशनल मैटरनिटी
benefit. Maternity is related to the Janani, ठीक है. So Janani Suraksha scheme is under National Maternity Benefit Program, ठीक है. Janani Suraksha Yojana is the safe motherhood intervention scheme implemented under National Rural Health Mission (NRHM) in India. It integrates the national maternity benefit schemes, which was launched in 1995, and provides cash assistance to the pregnant women from low-income households. Thus, Janani Suraksha Yojana जो है is a scheme under National Maternity Benefits Program. ठीक है. उसके बाद जो हमें इसमें ऑब्जेक्टिव पूछा गया है दैट इज बून इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, ये एक स्टेटमेंट दिया गया है, बून इज स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू. यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन नहीं बनता है, क्वेश्चन आपका बनता है यहाँ से विद 60% मॉइस्चर ऑफ डैश सॉल्ट. ठीक है, विद 65% मॉइस्चर ऑफ डैश सॉल्ट. यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनता है, आंसर बनता है. अब आपको ये पता होना चाहिए जो कैल्शियम है इट इज द मोस्ट एबंडेंट, ठीक है, इन बोन्स. सो यही हमारी बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ड्यूरेबल कनेक्टिव टिश्यू बनाता है. मैग्नीशियम फेरस, मैग्नीशियम आयरन और फास्फोरस जो है ये भी हमारे बोन के अंदर होता है, बट कैल्शियम इज मोस्ट एबंडेंट. ठीक है, और ये 65% मॉइस्चर ऑफ कैल्शियम साल्ट जो है कंप्राइज करता है. सो वी कैन से दैट, ठीक है, bone is primarily composed of calcium salts, mainly calcium phosphate and calcium carbonate, while it gives it strength and durability. ठीक है, other minerals like magnesium, phosphorus are present. Calcium is the most abundant mineral component making up the majority of inorganic matrix of the bone. ठीक है, अब जो हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑब्जेक्टिव नंबर फर्स्ट 40th. ठीक है, यहाँ तक हम पढ़ेंगे, इसके आगे हम आगे देखते हैं. दैट इज इसमें जो पूछा गया है मिलेनियम डेवलपमेंट गोल इंडिकेशन वर अडॉप्टेड इन ईयर, किस साल में इसको अडॉप्ट किया गया था. सो द आंसर इज 2000. ठीक है, ऑप्शन डी 2000. ठीक है, थोड़ा सा इसमें जानने की कोशिश करते हैं. जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल था MDGs, ये ऑफिशियली अडॉप्ट किए गए थे एज अ पार्ट ऑफ Millennium Declaration by the United Nations General Assembly in September 2000. ठीक है, in September 2000. इसका जो गोल था it was aimed to combat poverty, hunger, disease, lack of adequate shelter, exclusion, while simultaneously promoting gender equality, education, environmental sustainability. ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव जो है आपसे दोबारा भी पूछा जा सकता है. सो you have to be very you know कंसर्निंग अबाउट दीज थिंग्स. ठीक है, ऐसे ऑब्जेक्टिव्स बार बार पूछे जा सकते हैं. अभी हम यहाँ तक ही इसको पढ़ते हैं, आगे जो हमारे नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं MCQs है उसको हम आगे जाके डिस्कस करेंगे. अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी मैंने मिस्टेक या सही से नहीं एक्सप्लेन किया होगा, आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में वो चीज़ें मेंशन कीजिए. आई एम हेयर टू इम्प्रूव माई सेल्फ. मैं और भी अच्छे से बेहतर से ट्राई करूँगा नेक्स्ट वीडियोज़ में. थैंक यू फॉर वॉचिंग.